राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है हमारे चैनल पे नए नए आजमगढ़ के जाने पहचाने युवा आते रहते हैं और इसी बीच में आज ऐसे शख्स का नाम आया है जो कि काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के सेल्स हेड हैं, जिनका नाम योगेश विश्वकर्मा है और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कोई न कोई स्टोरी होती है। तो आइए इनसे इनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं और अपने युवाओं को, आजमगढ़ के युवा को प्रेरणा देते हैं। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम योगेश विश्वकर्मा है, जैसा कि इन्होंने बताया होगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सौरभ मौर्य जी कि आप अपने चैनल के माध्यम से आजमगढ़ के जो सक्सेस लोग हैं उनको जोड़ते रहते हैं और जो युवा हैं उनके चेहरों से जब वो रूबरू होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल में आ पाया। बताइए सर, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हम आपको जानना ये चाहते हैं कि आजमगढ़ के एक कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और सबसे पहले आपके घर में कैसे क्या स्थिति रही है, क्योंकि देखिए आजमगढ़ एक पहले का ऐसा शहर रह चुका है जहाँ के लोग नाम से ही डरते हैं, लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि अब पहले जैसा आजमगढ़ हमारा नहीं रहा। जैसा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूं, मेरा नाम योगेश विश्वकर्मा है। मैं तहसील सगड़ी के अंतर्गत मेरा एक गांव आता है। गांव का नाम अजगरा है, ग्राम अजगरा, पोस्ट छपरा सुल्तानपुर, जिला आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय में हुई और वहाँ से मैं 5वीं तक पढ़ा। फिर 6वीं क्लास से लेके 8वीं तक की जो मेरी जर्नी रही एजुकेशन, वो मेरे गांव से ही 2 किलोमीटर दूर CCUG इंटर कॉलेज है, वहाँ पे हुई। और इसके बाद मैंने 9 से लेके 12वीं तक की जो अपनी पढ़ाई है वो स्मिथ इंटर कॉलेज जो है अजमतगढ़, वहाँ से की। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। और वहाँ से करने के बाद मैं मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मैंने MBA किया हुआ है। MBA के थ्रू शुरू से ही मेरा रुझान रहा सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। और जैसा मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो हम लोग 4 भाई हैं। मेरे पिताजी पैरामिलिट्री फोर्स में थे। और मेरे जो बड़े भाई हैं मनोज विश्वकर्मा जी पैरा रेजिमेंट में इस समय हैं और 2nd लेवल पे हैं, वो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। 3rd लेवल पे जो हैं वो इस समय HDFC बैंक में IT मैनेजर के रूप में वर्क कर रहे हैं। 10 साल हो गए उनको। और 4th आप मुझे देख रहे होंगे यहाँ पे। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ के लोग, जैसे आप जो बताएं उसमें मुझे जहाँ तक अभी आपसे सुनने के लिए मिला है कि बाकी लोग तो ऐसे एज अ गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। फिर क्या आपका नहीं मतलब ये हुआ कि हम भी जॉब करें जैसे गवर्नमेंट में, जैसे आपके जो बताए हैं कि फोर्स में है? मैं जहाँ तक मेरी बात, देखिए हर लोगों के अंदर एक सपना होता है। तो मेरा सपना कुछ अलग करने का था। मैं शुरू से ही घूमना पसंद करता था। आपको जान के आश्चर्य होंगे कि मैं हाई स्कूल तक कभी ट्रेन का शक्ल तक नहीं देखा था। बस मैं लोगों से सुना करता था, ट्रेन में पढ़ता था। ट्रेन मेरे चाचा की, इवन मेरे जो चाचा लोग हैं वो भी मतलब मिलिट्री में ही हैं, एक लोग रेलवे में हैं। हमारी बुआ जो लखनऊ में रहती हैं, वो उनके लड़के उड़के वो लोग जब भी आते थे लखनऊ से तो उनके भी लड़के थे। काफ़ी लोग कहते थे मैं ट्रेन से आया हूँ, ये आया हो, यहाँ से आया। मैं एक दिमाग में क्लिक करती थी कि यार मैं कब घूमूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी की वो ड्यूटी ऐसी थी, मतलब शुरू से कभी छत्तीसगढ़ रहे, कभी इंडिया के कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ पे उनकी पोस्टिंग ना रहे। जहाँ तक मुझे कभी अंडमान निकोबार में भी थे वो, केरल में भी थे, मणिपुर, अलग अलग जहाँ पे ड्यूटी लगती थी वहाँ पे थे। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट आपको भेज सकती है। तो काफ़ी दिल में कसक थी कि क्यों न मैं कुछ अलग करूं। गवर्नमेंट सर्विस की बात करूं तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था, मतलब पाना आसान ही था, लेकिन मेरा रास्ता ही कुछ अलग था। लेकिन सर देखिए कि हर लोग कुछ नया करने जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आती है, कहीं संघर्ष भी आता है। अब हम चाहेंगे कि हमारे अब दर्शकों को बताइए कि आपने यहाँ तक कैसे अपने, क्या इसके पीछे, जैसे कि एक उड़ती उड़ती कहानी है कि हर सक्सेस इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है, तो क्या ये नहीं, मेरे पीछे
सबसे बड़ा रोल रहा तो मेरी माँ का रहा, जी जी और मेरे पिताजी के संघर्ष का रहा, और मेरे बड़े भाई जो हैं कहते हैं बड़े भाई एक पिता के समान ही होते हैं। हम्म, और मेरे बड़े भाई जी का जो संघर्ष था, बहुत बड़ा संघर्ष, उनके संघर्ष के ही बदौलत हम लोग यहाँ तक आ पाए। और दूसरी बात ये रही कि माता और पिता, जब मैं संघर्ष कर रहा था, जब मेरी संघर्ष की लाइफ थी, उस समय मैं जूझ रहा था, तो मैं अपने पिताजी के संघर्ष को याद करता था कि कैसे वो संघर्ष करके हम चारों भाइयों को पढ़ाए लिखाए, और हमारे चारों भाई जो हैं, मतलब हम चारों भाई उस पे पिताजी के सपनों पे, मतलब जो उनका सपना था कि हमारे पिता जो बच्चे हैं वो सक्सेस हों, तो कहीं ना कहीं हम लोग आज जब सक्सेस हुए हैं तो पिताजी भी खुश होते हैं कि चलो कम से कम बच्चे हमारे सक्सेस हो गए हैं, हमसे पैसे तो नहीं मांग रहे हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन क्या कभी आपके पिताजी को ऐसा नहीं लगा कि हम और हमारे जो बाकी लोग हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं और ये है कि पिताजी के अंदर एक कसक थी कि मेरे जो लड़के हैं वो सिविल सर्विस लोक सेवा आयोग के थ्रू अधिकारी बने, IAS PCS बने, तो एक कसक उनके दिल में थी। लेकिन न जाने क्यों पिताजी का मेरे प्रति जो प्यार था, दुलार था, शुरू से ही रहा। उनको आज भी विश्वास है कि मैं कुछ करूंगा, और मैं भी उनको विश्वास हमेशा दिलाता आया हूँ। पिताजी विश्वास रखिए, ऐसा कभी नहीं आएगा कि मतलब आपका सपना जो है सक्सेस, मतलब मेरा बच्चा हो तो उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आज जब भी मैं अपने पिताजी के साथ जाता हूँ, कहते हैं जैसा देश वैसा बेस। आज भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो एक साधारण बन के ही रहता हूँ, ताकि लोगों के बीच में जब भी जाऊँ तो कभी ऐसा ना लगे कि ये सक्सेस हो गया तो कुछ ऐसा है। आज मेरी भी आदत वही है कि लोगों के साथ जमीन पर बैठ के खाना खा लेना, जिस लेवल पे हमको ढालने की लोग कोशिश करते हैं वहाँ में ढल जाते हैं। अच्छा सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक एक चीज़ आपसे पूछना चाहिए, जो कि मैं अभी तक लगता है मैं अपने इस चैनल पे किसी से नहीं पूछाऊंगा, लेकिन आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों पहले जब आपका प्रेजेंट किया हूँ आपको, तो उससे पहले मैं आपका नाम लिया हूँ और लास्ट में आपका नाम है विश्वकर्मा। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये जो विश्वकर्मा टाइटल है, इसका क्या, देखिए कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक पता है कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग हथियार जो उन लोग के पास रहता था, भाला, तीर, कमान, ये सब आप ही लोग के ही यहाँ से चलती आ रही है। देखिए, विश्वकर्मा कम्युनिटी की बात करें तो भगवान विश्वकर्मा जो शब्द है, वो विश्वकर्मा जो टाइटल है वो वहीं से निकला हुआ है। और विश्वकर्मा भगवान के 5 लड़के थे, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, दिवज्ञ, बढ़ई, सुनार, हार, कुम्हार, ठठेरा, कसेरा, ताम्रकार, पत्थरकर, सब उसी में आ जाते हैं। अगर पुराणों की बात करें तो बहुत बड़ा योगदान विश्वकर्मा समाज का रहा है। और जब मैं विश्वकर्मा टाइटल अपने पीछे लगाता हूँ तो लोगों को यही ध्येय आता है कि यार इतना बड़ा कारोबार छोड़ के, इतना बड़ा सेक्टर को छोड़ के, इसको मतलब बिजनेसमैन होना चाहिए था, कुछ अलग करना, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा शब्द कलाकृतियों को ही दर्शाता है। जी जी। तो मेरे साथ भी ऐसा रहा। जब भी मैं जिस भी डिपार्टमेंट में मैं रहा, मतलब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मेरा 5 साल का अनुभव रहा, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मीडियम भी रहा, तो लोग पूछते थे मुझसे, तो मैं कहता था कि देखो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री वो भी तो विश्वकर्मा समाज का एक नया रूप है ना। जो भी डिजाइनिंग तैयार हो रही है वो भी विश्वकर्मा समाज से ही रिलेटेड है। तो ठीक है, सबकी अलग अलग सोचें, बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो विश्वकर्मा समाज में जो लोग हैं, जो इसमें बेरोजगार हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि हर सेक्टर आपके लिए खुला है। और विश्वकर्मा समाज के लड़कों को कलाकृति सिखाने की जरूरत नहीं होती है, बाई बर्थ। अच्छा, उसी तरीके से जैसे कभी मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसी तरीके से वो आरी चलाना, हथौड़े चलाना, हथौड़ी किस एंगल पे मारना है, तो उनको जन्मजात उनको उनके मतलब रगों में रहता है। चलिए, अब हम सर से इनके आगे की जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो सर, छोटा सा एक सवाल आपसे और है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को थोड़ा सा आप मोटिवेट करिए कि जो बेरोजगार हैं वो उनका मनोबल आप कैसे मजबूत करें। कहने का मतलब ये है कि आप पहले कैसे यहाँ काशी गोमती में ज्वाइन होने से पहले क्या क्या आपका स्ट्रगल रहा है, और आज आप कैसे, और आपका एम क्या था, और किस तरीके से आज आप यहाँ पर चेहरे को निखारते हुए, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे चेहरे को यहाँ पे बुलाता हूँ।
देखिए सौरभ जी, एक बात बताऊं, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं। जी। बचपन में ही जब आप स्कूलिंग लाइफ में थे, तो छोटे से बच्चे से अगर कोई पूछता है आज भी गांव में कि बेटा क्या बनोगे, तो उसका एक ध्येय रहता है, हाँ, वो मैं पायलट बनूंगा, बिल्कुल। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। छोटे में तो चलता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, इवन 5 साल से 8 साल का होता है, बच्चा आप क्या बनोगे, तो बोलता है कि अब मैं पुलिस फोर्स में ज्वाइन करूंगा, मिलिट्री में जाऊंगा। उसके सपने, फिर जैसे वो बच्चा हाँ, ये चीजें 8 सबके साल साथ से होती लेके रहती है। 12 साल तक होता है, फिर क्या बनोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस भी समाज में रहता है, जिस लोगों को देखता है, तो काफी प्रभाव उसका समाज का भी पड़ता है उसके ऊपर, तो उसके तरह बनना चाहता है। जैसे लड़का इंटर पास होता है, फिर उससे पूछा जाता है क्या बनोगे, फिर वो सोच में पड़ जाता है, यार ठीक है। अच्छा, जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी फैमिली का जो इनकम सोर्स बहुत कमजोर है, फाइनेंशियल तरीके से वो कमजोर हैं, तो वो उनके अंदर एक वो रहती है कब, हाँ, बैक सपोर्ट नहीं होता। वो सोचते हैं कब मुझे जॉब मिल जाए, कब मैं घर के अपने खर्चे चला सकूं। तो सपने जो होते हैं उनके जो है चेंज होते हैं। सर, एक बस छोटा सा सवाल, क्या जैसे आपने अभी बताया, तो मैं बस छोटा सा एक चीज चाहूंगा कि क्या आपने कभी अपनी स्टडी लाइफ में स्टडी भी की है और पार्ट टाइम कहीं पे? हाँ, मैं जब यहाँ से लखनऊ गया जी, तो पिताजी का ड्यूटी उस समय छत्तीसगढ़ में था। जब मैं पहुंचा था कि हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है अपने लाइफ का, तो मेरे साथ में मेरे दोस्त भी रहते थे, अच्छे अच्छे फैमिली से थे। तो मुझे याद है कि मैं जब हॉस्टल में पिताजी मुझे छोड़ने के लिए गए पहली बार, अच्छा, तो कहते हैं ना, घर से कोई दूर होता है तो काफी इमोशनल हो जाता है। वो तो है। पता नहीं क्यों शुरू से जब मेरा लखनऊ में एडमिशन हुआ, तो जब यूनिवर्सिटी में मैं पहुंचा, तो पिताजी छोड़ तो आए वहां पर मुझे। जब वो बैक होके जा रहे थे, क्योंकि 2 दिन पिताजी मेरे साथ भी रहे, जब मुझे छोड़ के जा रहे थे तो ऐसा लगा कि मेरी दुनिया जा रही हो। और देखिए, मैं इमोशनल भी हो गया, बताते हैं आपको। तो पिताजी तो आ गए, माताजी का रो रो के बुरा हाल हो गया घर पे। उन्होंने बोला कि अब मामा होती है, मामा होती तो है। मुझे भी वहां पे बहुत क्या बोलते हैं, रुलाई सी आती क्या वो थी। आपका पहला ऐसा था जहाँ पे आप अपने फैमिली से थोड़ा सा थोड़ा सा आंसू आ गया। जी, कोई बात नहीं। देखिए, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी अपनी फैमिली से दूर होता है। तो और रही बात पास्ट की चीजें, काफी जब कहते हैं ना कि याद करो तो कभी खुशी कभी गम, तो वही वाली सिचुएशन है हमारे योगेश सर के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पिताजी मुझे उस समय 2,500 से लेके 3,000 भेजते थे। मेरा हॉस्टल का जो खर्चा था, मतलब 1,200 रुपये उसमें चले जाते थे। और बाकी टिफिन सर्विस था, पिताजी बोले थे तो आप टिफिन लगा लेना, टिफिन चलता रहेगा। तो मैं टिफिन भी लगवाया, महीने में चलता था। तो थोड़ा सा बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो पिताजी बोले कि खुद बना के आप लोग खा सकते हो। तो मेरा एक पार्टनर थे दीपक जायसवाल जी, जो काफ़ी हम लोग, मतलब एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी, ट्यूनिंग थी। आज भी हमें, जब भी इतने लेवल पे हो गए, उन्होंने मतलब BAMS किया और काफ़ी स्ट्रगल किया। आज वो डॉक्टर हैं, अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं। अजमतगढ़ में उनका मकान है, हाँ, खुद का क्लिनिक है। आज भी मुझे जब फोन करते हैं तो और पार्टनर क्या हाल है, मतलब वही फीलिंग चलती रहती है। हाँ, तो हमारा जो सोसाइटीज था उस समय, जो हम जिसके साथ पढ़े, जो भी हमारा उस समय जो हम लोग स्टूडेंट का जो जोन रहा करता था, जैसे दोस्तों का, तो हर कोई अपने आज सक्सेस है, ऐसा कोई नहीं है जो हम लोगों के साथ जुड़ा रहा वो सक्सेस नहीं है, अलग अलग लेवल। अच्छा सर, देखिए हमारे चैनल पे एक ऐसी चीजें हैं कि हर लोग क्या है कि बस पॉजिटिव दिखाते हैं। हाँ, तो सर आपने दूसरा पूछा था कि मतलब आप कैसे स्ट्रगल किए। तो सर उस समय मैं क्या बोलते हैं, DRM, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट का एक फॉर्म डाला। मैंने कहा चलो ऐसा है कि कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। तो जब भी मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पे लोग, उसमें मैं फ्रेशर था, कुछ मेरे पास था नहीं ऐसा, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी नहीं था, मात्र इंटरमीडिएट पास आउट था, तो ग्रेजुएशन प्रिपेयरिंग चल रहा था। तो उस समय एक दोस्त से मैं मिला, वो बोला कि यूएस ऐसा है कि ऑनलाइन थोड़ा सा फॉर्म फिलअप हो रहा है, DRM, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट है, उसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो, शार्ट टाइम का कोर्स है, उसको करके आप कहीं भी जॉब ले सकते हो। तो मैंने FTDC के थ्रू एग्जाम दिया, उसमें मेरा आ भी गया। तो मैं काउंसलिंग भी करवाया, फिर लखनऊ में उसका सेंटर था, सेंटर फॉर रिटेल मैनेजमेंट, मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मैं ये बात सन 2008 की बता रहा हूँ, और मुझे एग्जैक्ट मालूम है कि 15 दिसंबर 2008 को मेरी जॉब लगी शॉपर स्टॉक लिमिटेड में।
वो जब जॉब लगी पहली तो मैं खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मैंने पिताजी का फोन आया मेरे पास, मतलब मेरे पास फोन तो रहता नहीं था, फूफा जी का फोन था। फूफा जी के फोन पे कॉल आई तो उस समय मैं वहीं पे था। तो मेरी, जैसा कि मैंने बताया कि बुआ भी मेरी लखनऊ रहती थी, तो संडे को मैं उनके घर जाया करता था। तो उस समय मैं था वहाँ पे। तो जैसे उन पे कॉल आया तो मैं बात किया, मैंने कहा पिताजी मेरा जॉब लग गई है। और पिताजी बोले तुमको क्या जरूरत है जॉब करने की, कोई मेरे तरफ से कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो मैंने उनसे कहा नहीं, दिक्कत परेशानी तो कोई नहीं पिताजी, ठीक है, आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो उस समय मेरी सैलरी जो थी 4,500 रुपये आने लगी। तो वहाँ से पार्ट टाइम जॉब था, कोई फुल टाइम तो था नहीं, रेगुलर था। तो उस समय क्या था कि मेरे खर्चे निकलने लगे। तो पिताजी से मैंने पैसे मांगना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, मैंने अपने पैसे से अपना मतलब MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करने के बाद फिर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में आया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और वही देखते कहते हैं ना कि आदमी सफल तो हो जाता है, सफल तो हो जाता है, लेकिन संघर्ष जो है धीरे धीरे उसको भूलते चला जाता है। तो हमारे जो भाई हैं लोग, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। और आज जिस भी लेवल पे है मैं उनको भी सलूट करता हूँ, उन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रहा। और पिताजी को कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरे मतलब उनके लड़के उस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे कोई ये ना कह सके कि गरीबी की हालत में ये लोग पीछे रह गए। हम लोग ना ही गरीब परिवार से थे, ना ही धनी परिवार से, एक मध्यम परिवार कह सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप हमको ये बताइए कि अभी आप काशी गोमती में जब से हैं तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस, और कहने का मतलब ये है कि एक काशी गोमती जो ग्रुप है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उसको भी हमारे चैनल पे करिए। देखिए, कहने का मतलब ये कि हम पूर्वांचल से हैं, और मुझे जहाँ तक पता है पूर्वांचल पे ऐसी कुछ जो कंपनियां हैं जो आज इतनी ग्रोथ कर रही है। तो मैं चाहूँगा एक छोटे से शब्द में आप काशी गोमती को। सौरभ जी, मैं बताऊं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। कहते हैं कि एक बैग आपसे कुछ छीन गया हो तो कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा कि जैसे जमीन खिसक गई है। जी। सेम ऐसे ही सबके साथ हुआ। इवन उस समय कोरोना महामारी जो थी पूरे विश्व में फैली हुई थी। जी जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये था। और देश के जितने प्रधानमंत्री थे उनके लिए एक चैलेंज था कि इसको कैसे रोका जाए। तो उस समय क्या था कि मैं लुधियाना में उस समय था। अच्छा। और लुधियाना में था तो लॉकडाउन लगने से पहले हुआ क्या कि मेरे उस समय क्या बोलते हैं, पंकज सर थे हमारे, पंकज जी, वो आए मुझसे बोले कि योगेश एक काम करो कि कोरोना एक महामारी आई है। उस समय चाइना वगैरह कुछ वीडियो आ रहे थे सोशल मीडिया पे। हाँ, स्टार्टिंग में चाइना से ही कुछ अफवाह थी, क्या था भगवान जाने क्या था। तो उस समय क्या था, मुझसे वो बोले कि फटाफट यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध और तुरंत पहुंच गांव चले जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है योगेश, याद रखना, अगर फंस गया दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में क्या था, मैं तुरंत वहां से, आपको जान के हैरानी होगी, मैं तुरंत बिना टिकट बुक किए जनरल टिकट लिया वहाँ पे। और मेरे साथ 2 लड़के थे जो मेरे हेल्प करते थे। वो आए और रिजर्वेशन तो था नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो जो होगा देख लेंगे। जनरल टिकट था। सब मेरे जो जूनियर थे बोले योगेश सर आप एक काम करो स्लीपर में चले जाओ। मैंने कहा चलो स्लीपर भी सही। मैं स्लीपर में मुझे तक पहुंचाया, मैं वहाँ बैठा, टीटी आया, टीटी मैंने मैनेज किया। मैंने कहा देखिए ऐसी बात है, और तो जो भी था वो अपना फाइन निपटा लिया। वहाँ से लखनऊ आया किसी तरह। लखनऊ से जब मैं उतरा, फिर वहाँ से सामान तो बहुत ज़्यादा थे, कंपनी के सैंपल वगैरह भी थे। फिर वहाँ से किया, वहाँ पे ऑटो किया, फिर वहाँ से करने के बाद रोडवेज आया, रोडवेज में इधर आ गया। वो तो 2 साल 2.5 साल तक कोरोना का कार्यकाल चला। और मैं अपनी शादी की बात करूँ तो 2016 में मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो जब मैं यहाँ पे आजमगढ़ में आया तो 2 से 2.5 साल, मतलब मैं जितने भी मेरी सेविंग बची हुई थी, हाँ समथिंग 3 साल, जो भी मेरी सेविंग बची हुई थी, ऐसा फुर हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और उसमें कहते हैं ना, जब शादीशुदा आप होते हो तो बहुत सारे अपने तो खर्चे होते ही हैं और भी खर्चे। मेरी बिटिया थी उस समय, मतलब अच्छा आपकी एक बिटिया भी है? हाँ, मैं 2 बिटिया हो गई हैं। एक बिटिया मेरी जो थी वो 7 साल की इस समय है। अच्छा। और दूसरी बिटिया जो है मतलब इस समय 10th मंथ की हुई है। तो उस समय 2 साल की थी। तो काफी अब वो दिन मैं याद नहीं करना चाहता, बहुत कुछ सेविंग चला गया।
हाँ रही काशी गोमती ग्रुप में आने का, तो एक बार हुआ कि मैं बड़ा होपलेस था। कहते हैं ना भगवान से कुछ मांगो मिल जाता है। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है हाँ कि वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों वो शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी भी चीज को अगर चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने के लग जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बड़ा होपलेस था। मेरी वाइफ जो थी चांदनी विश्वकर्मा जी काफी पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड भी हैं, मुझे समझती भी हैं। जब भी मैं होपलेस होता हूँ तो मुझे हमेशा पॉजिटिव माहौल दिया करती, नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उन्हीं को बदलता यहाँ तक पहुंचा हूँ। उनका ये कहना है घर का तो मैं देख ही रही हूँ ना, अब बाहर रहो, आपके जो सपने हैं वो पूरा करो, जो आपके सपने पूरे होंगे तो मेरे ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। सर एक पंचायत सीरीज का एक मुझे वो डायलॉग याद आ गया, आपके मैम के लिए है कि जो आप बोल रहे हैं गुड़ मिले ना मिले, मन मिलना हाँ, जरूरी मन है। मिलना चाहिए। तो ठीक है, कहते हैं रिश्ते जोड़िया भगवान बना के होता है। तो मैं भोरनाथ मंदिर पे आया, उस समय मैं बड़ा होपलेस था, पैसे थे नहीं, और इवन मैं कहा किससे मांगू समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे जो 3rd नंबर के भाई हैं मनीष विश्वकर्मा जो HDFC बैंक में है, अच्छा। तो मैं थोड़ा पैसे मांगने में बड़ा शर्मीला हूँ। मैं किसी से मांगना नहीं चाहता पैसा, मतलब अजी तो मैं खुद को भी ऐसा लगता कि मैं भी तो फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी। तो मेरी वाइफ बोली कि ऐसा है कि थोड़ा सा भाई साहब से सपोर्ट लेने के लिए, बड़े भैया से लेने के लिए। मैंने कहा यार कैसा लगेगा अगर मैं मांग भी लूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि बोले कि क्या करते हो, मतलब क्या किया। एक थोड़ा सा डर, हाँ डर भी लगा रहता था। पिताजी से मांग सकता था, लेकिन मैं कहा यार क्या करूँ, कैसे करूँ, बड़ा मतलब वो था। तो फिर उस समय क्या था कि एक मेरा दोस्त था लखनऊ में, पत्रकार है, न्यूज रिपोर्टर था, तो उससे मैंने संपर्क किया यार। अच्छा संपर्क क्या किया कि जब मैं भोरनाथ बाबा का ध्यान में मुद्रा में था और मांग रहा था कुछ समस्या का समाधान निकालिए, तो वो उसी समय जैसे मैं बाहर निकला उसका कॉल आता है। भगवान की भी कृपा। हाँ उसका कॉल आता है, सौरभ जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने मुझसे बोला कि योगेश कर क्या रहे हो आप। अच्छा मैंने कहा कि यार मैं तो बेरोजगार हूँ। हाँ बोला एक काम कर लखनऊ आ जाओ, अच्छा मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा नहीं मुझे लखनऊ नहीं आऊंगा, मुझे जो करना, मेरी बिटिया छोटी है और बहुत सारे मैं अभी वहाँ जिम्मेदारियां हैं, मैं आ नहीं सकता। उसने कहा ठीक है एक काम कर, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। तो अभी मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा किसी चैनल का प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं प्रचार नहीं करना चाहता। तो उसने क्या कि एक दोस्त का नंबर दिया, बोला कि ये मीडिया में है और एक क्षेत्रीय न्यूज रिपोर्टर की जरूरत है, तुम्हें डेली रोज 5 से 6 न्यूज देना है और तुम्हारा सब कुछ मैनेज हो जाएगा वहां से। लग रहा है यहीं से आपकी स्टार्ट। हाँ तो मैंने क्या किया, उसको फोन किया, वो मुझे बुलाया और पर्सनली इंटरव्यू वगैरह हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यू, लैपटॉप उसने खोला, दिल्ली से इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ मेरा। अच्छा। हाँ तो उसमें हो गया क्षेत्रीय रिपोर्टर एजेक्ट में नियुक्त हुआ। और मेरे पास तो कोई मास कम्युनिकेशन का कुछ तो था नहीं, ना सर्टिफिकेट था, ना डिप्लोमा था। अपने टैलेंट के भरोसे जितना जहाँ तक जाना था मैं गया। 2 साल में जितने भी पत्रकारिता से जुड़े लोग थे सब मुझे जानने पहचानने लगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग मेरी शुरू से आदत रही है कि थोड़ा सा अलग करें। यहीं से ही हाँ थोड़ा सा अलग करें। तो अच्छा मीडिया से आप जानते हैं। जी। हाँ तो फिर वहाँ पे फिर इसके बाद मैंने कहा यार अच्छा जैसे कोरोना खत्म हुआ पुरानी कंपनी से कॉल आने लगा कि योगेश आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी फिर से उन लोगों को बुला रही है। कोरोना काल में जैसा भी माहौल था आपको भी मालूम है। तो मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन उस समय मुझे एरिया जो था ना वो मतलब वेस्टर्न यूपी का दे रहे थे। अच्छा। हाँ मेरा हेडक्वार्टर दे रहे थे वो देहरादून, तो मैं जाना नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा नहीं यार बच्ची भी छोटी है कैसे जाऊँ, बड़ा सोच पड़ा था। उसी समय क्या था एकाएक मेरी मुलाकात, कहते हैं ना कि ऊपर जो मांगो हो जाता है। मेरी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो काफी साधारण, मतलब अब क्या मैं बताऊं, कहते हैं ना जब कोई मिलना चाहे तो ऊपर वाला भेजता है। तो एकाएक सीओ सर से मेरी मुलाकात हुई। तो सीओ सर काशी गोमती ग्रुप के हरिराम यादव जी हैं, उनसे मुलाकात मेरी होती है। संस्था के CMD सर रवि प्रकाश तिवारी जी से मेरी मुलाकात होती है। तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये लोग कुछ संस्था इन लोगों का है, मतलब नॉर्मली ये लोग कभी अपने आप को हाईलाइट ही नहीं करते, कुछ पद पे हैं। आज भी उनसे आप मिलोगे तो व्यक्तिगत तौर पे एकदम साधारण तरीके से मिलेंगे। अच्छा हाँ तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला आप करते क्या हो, तो मैं था और चूंकि पत्रकारिता लाइन में राहुल जायसवाल जी जो हमारे चैनल पार्टनर है वो भी थे। तो हम लोग साथ साथ मिले। उनसे मिलने के बाद उन्होंने मतलब हम लोगों ने कहा सर हम लोग कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं। तो दोनों लोगों ने हम लोगों के टैलेंट को देखा और उन्होंने ऑफर किया कि आप आ जाओ। काशी गोमती ग्रुप आप लोगों के लिए ही है, जिस हिसाब से आपका अनुभव है, टैलेंट है, आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हो। सीओ सर की एक अच्छी बात ये लगी कि आप
जाना कहाँ चाहते हो। एक शुरुआती जो उनका ये कहते हैं ना, कोई एक ऐसा वाक्य होता है जो सीधे दिमाग पे क्लिक करता है। सीओ सर ने यही बोला, आप जानना कहाँ, मतलब जाना कहाँ चाहते हो। तो मैंने अपना पूरा बताया, सर मेरा ये ड्रीम है। पहला ड्रीम ये है कि मतलब मैं सक्सेस लोगों की लिस्ट में रहूं। सीओ सर ने पूरा मेरा सीओ सर ने मेरे सपने को अपने कागज पे उतारा और काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। आज भी मेरे मोटिवेशनल गुरु हैं वो। काफ़ी जब भी मैं निगेटिव में जाता हूँ या होपलेस होता हूँ तो सर के पास बैठता हूँ, काफ़ी पॉजिटिव हो जाता हूँ। मुझे वो समय दिख रहा है जैसे कृष्ण जी और अर्जुन का वो रणभूमि में जो था। हाँ, वो चीज मुझे अभी आपकी बात से लग रहा है। हमारे लिए तो कृष्ण सर तो हैं ही, लेकिन काशी गोमती में जितने लोग जुड़े हैं सबके लिए कृष्ण भगवान ही हो। और उनके मार्गदर्शन से ही आज काशी गोमती ग्रुप बहुत बड़ी ग्रुप बन चुकी है। कई विंग इसमें अटैच हो चुके हैं। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय सिर्फ बैंकिंग सेक्टर निधि कंपनी थी। उसमें कोई विंग नहीं था। फिर इसके बाद काशी इलेक्ट्रिक विंग जुड़ी, काशी गोमती ज्वेलर्स जुड़ा, काशी इंफ्रासिटी का प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का जुड़ा। अच्छा। तो इस समय 4 विंग अपने हैं। एक बैंकिंग हो गया, काशी इलेक्ट्रिक हो गया, ज्वेलर्स के बारे में जानते हैं। हाँ, काशी गोमती ज्वेलर्स हो गया और काशी इंफ्रासिटी हो गया। तो समाज सेवा भी हो रही है और लोगों को रोजगार भी हम लोग दे रहे हैं। और इवन आपको विश्वास नहीं होगा कि काशी गोमती ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान भी मिला है। और टॉप 10 उद्यमियों में, मतलब टॉप 10 जो उद्यमियों का क्या बोलते हैं लिस्ट होता है, उसमें हमारे सीएमडी सर को भी बुला के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे कभी कभी खुशी इस बात की होती है कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के साथ में जुड़ा हूँ जिनके अंदर ईमानदारी, सच्चाई, एक कुछ अलग करने की जज्बा भरा हुआ है। और कहते हैं जिस माहौल में आप रहते हो वैसा बनते हो। और सर मुझे एक चीज आपसे ये पूछना है, जब जिस तरीके से जैसे आप हैं, एक पल को मैं सोच रहा हूँ, जब आप इतने इस तरीके से हैं तो आपके जो गुरु हैं, जो सीईओ हैं सर हैं, और जो हमारे आपके सीएमडी सर हैं, उनका लहजा और उनका देखिए कहते हैं ना कि बेटे को देख के ही बाप को पहचाना जा सकता है। ये बहुत पुरानी हमारे पिताजी कहावत रहा करती थी। और मैंने पिताजी से सीखा था कि कभी भी किसी के सामने जाओ तो पहले पोलाइटली ऐसा मतलब होना चाहिए ताकि दूसरा वाला जो बंदा है, जो आप जिससे मिलने जा रहे हो या जो रूबरू होने जा रहा है, वो मतलब आरामदायक महसूस करे, मतलब कंफर्ट जोन में रहे। तो आज भी सीईओ सर का जो मार्गदर्शन है, हम लोग को गुस्सा आता नहीं। सेल्स डिपार्टमेंट में यही है, मतलब कभी गुस्सा करना ही नहीं है। और प्यार से कोई कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मेरा ये कहना है कि किसी से आप मिलते हो तो पल भर में वो आपका पहले नजर में ही बन जाता है। अगर आप उसके साथ व्यवहार अच्छा किए, पोलाइटली बात किए, तो ऐसा ही है। अगर हमको देख के हमारे सीनियर को भी पहचाना जा सकता है किस लेवल पे वो होंगे। नहीं, आपसे बात करके यही लग रहा है कि उनका लेवल बहुत ही अच्छा है। और सर मैं एक चीज़ आपका बहुत फेमस है, वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में या इसी तरीके से कहीं पर आपने बोला था, गीता से रिलेटेड था, वो अर्जुन का जो रथ पीछे जाता था, वही थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? देखिए स्टोरी तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, हमको थोड़ा सा ये बात ये था कि अहंकार शब्द जो होता है बड़ा खतरनाक घातक होता है। तो एक बार हुआ क्या कि महाभारत की कथा है कि जब युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, तो विजेता बनके जो सब लोग लौट रहे थे, जितने पांडव थे, पांडव के साथ श्री कृष्ण भगवान भी थे, सब लोग लौट रहे थे। तो रथ चल रहा था, तो रथ पे उस समय विराजमान था अर्जुन, जिसका रथ श्री कृष्ण भगवान सारथी बने थे। तो अर्जुन के मन में एक अहंकार भर गया था, मतलब मेरी वजह से ये युद्ध जीता गया, अगर मैं न रहता तो युद्ध जीतना बहुत बड़ा मतलब घातक हो जाता। एक अहंकार भर रहे थे। तो भगवान तो भगवान होते हैं, श्री कृष्ण भगवान उसकी सारी मनोदशा को उन्हीं का हिस्सा बचा होगा। हाँ, वो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो रथ
जब कुछ आगे बढ़ा, सब लोग अपने शयन कक्ष की तरफ जाने वाले थे और यूं ये कहें कि जहाँ उन लोगों का टेंट वेंट लगा था वहां पर रथ पहुंचा तो सच्ची कुमार ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप नीचे उतर जाओ। तो भाई सर, अब हमारे आजमगढ़ के बेरोजगार और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगार युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेज पे हो, जरूरी नहीं कि आप होता क्या है कि एक लोगों की सोच बन गई है कि मेरी उम्र 35 साल 40 साल हो गई तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आप अगर गूगल सर्च करोगे, कुछ ऐसे भी सक्सेस लोग हैं जो 50 से 55 के बीच में सफलता पाए। अच्छा, तो जब जागो तब की सवेरा, तो हाँ, घबराने की बात नहीं है। और मैं गांव से एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये मालूम है गांव का जो भी लड़का है वो शुरुआती तौर पे एग्रीकल्चर का ज्ञाता ही होता है और इतना अनुभवी होता है कि गेहूं के जो सीड्स होते हैं ऐसे फेंक दे तो प्रॉपर जाके उसी मतलब तरीके से गिरते हैं। तो गांव का लड़का तो वैसे ही एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो गांव का लड़का अगर चाहे तो एग्रीकल्चर से अपना भविष्य बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काशी गोमती एक बेस्ट ऑप्शन है। आप काशी गोमती ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जितने भी काशी गोमती के विंग हैं उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। और काशी गोमती ग्रुप जो है आपको जो सपने आपके हैं उसको पूरा करने में, पूरा करवाने में पूरा सहयोग देगी। और यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन देखी जाती है वो इंटरमीडिएट देखी जाती है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो काशी गोमती ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये उभरती हुई एनबीएफसी कंपनीज है और सैलरी नो डाउट, अगर आप मेहनत करते हैं, सीनियरों के डायरेक्शंस में रहते हैं, जैसे मैं सक्सेस हुआ वैसे आप भी सक्सेस हो सकते हैं। तो यही आज मतलब है कि समुंदर है, जितना बाल्टी पानी, हाँ, जितना बाल्टी निकाल सकते निकाल। अनुशासन में रहते हुए देखिए, जीवन में किसी न किसी गुरु मानना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि बस वो यही मेरी जर्नी है। तो सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और हमारे आजमगढ़ के युवाओं को एक बहुत ही अच्छा और मोटिवेट किए और बहुत अच्छा मोटिवेशन दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला नाम हम चाहेंगे कि यही काशी गोमती के ग्रुप से किसी ऐसे चेहरे से रूबरू कराएं अपने बाकी के दर्शकों को जो लोग जागरूक हो। आपको सजेशन देना चाहूंगा थोड़ा सा। हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं राहुल जायसवाल जी, उनकी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही। काफी उन्होंने संघर्ष किया, तो एक बार उनका इंटरव्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो भी सक्सेस की लिस्ट में ही है जी। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं सौरभ जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शकों से ये अपील करूंगा सौरभ जी का सहयोग करें। सौरभ जी इनका चैनल जो है आजमगढ़ का बहुत मशहूर चैनल है, बड़े बड़े हस्तियों को अपने चैनल पर लेकर आते हैं और आप भी इनको सजेशन दे सकते हैं।